जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग घटना चक्र के भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए राज्य विधानमंडल और मंत्री परिषद से रिलेटेड प्रश्नों को देखने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने राज्य विधानमंडल और मंत्री परिषद से रिलेटेड अब तक जितने भी सवाल विभिन्न स्टेट पीसीएस तथा आईएएस में पूछे गए हैं उनको मैंने कवर किया है। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आए दोस्तों तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को पूरा कर देखें दोस्तों, पूरा देखा करें, स्किप कर इसे ना देखें। तो चलिए दोस्तों, आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ इस डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, फर्स्ट सवाल है दोस्तों राज्य विधानसभा से रिलेटेड। तो दोस्तों, फर्स्ट सवाल है हमारा कि भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित हैं। तो पहला कथन है दोस्तों, विधान परिषद एवं राज्यपाल, जो राज्यों की विधायिका होती है दोस्तों उसमें विधान परिषद और राज्यपाल सम्मिलित होता है। तो यह बात गलत है दोस्तों। दूसरा है विधानसभा एवं विधान परिषद। तो दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल होता है, आपको मालूम होगा। लेकिन कई राज्यों में क्या है दोस्तों, विधान परिषद नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? तो या तो दोस्तों उस राज्य में विधानसभा और राज्यपाल होगा, या उस राज्य में जो है दोस्तों राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद जहां इसका अस्तित्व है दोस्तों, यह भी हो सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 और 4, जो कि किस ऑप्शन में है दोस्तों? तो ऑप्शन सी में है। क्योंकि आपको मालूम होगा दोस्तों कि कई राज्यों में विधान परिषद नहीं है, केवल वहां पर विधानसभा और क्या है दोस्तों, राज्यपाल तो है ही वहां पर। तो दोस्तों ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 168 के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है। क्या क्या सम्मिलित है दोस्तों राज्यों की विधायिका में? तो राज्यपाल, विधानसभा तथा विधान परिषद जहां इसका अस्तित्व है। इस प्रकार जिन राज्यों में विधान परिषद नहीं है इनके संदर्भ में 3 सही है, जबकि जिन राज्यों में विधान परिषद है इनके संदर्भ में कौन सा सही है दोस्तों? तो 4 सही है। नेक्स्ट दोस्तों, भारत में राज्य विधान पालिकाओं यानी स्टेट लेजिस्लेटिव का उच्च सदन कौन सा होता है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों जैसे केंद्र में राज्यसभा होता है उसी तरीके से राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन होता है कौन सा दोस्तों? तो विधान पालिका परिषद होता है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा ए। तो दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 168(2) के अनुसार जहां किसी राज्य के विधानमंडल के 2 सदन हैं वहां एक का नाम विधान परिषद और दूसरे का नाम क्या है दोस्तों? तो विधानसभा होता है। इनमें विधान जो है दोस्तों यानी या विधान पालिका परिषद तथा उच्च सदन तथा विधानसभा निचला सदन होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि राज्य विधान परिषद का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है दोस्तों? तो याद रखना राज्य विधान परिषद का जो प्रावधान है दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 171 के तहत किया गया है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा बी। तो दोस्तों, राज्य विधान परिषद का जो प्रावधान है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 171 में है। अनुच्छेद 171(1) के अनुसार राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी दोस्तों। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण फैक्ट है दोस्तों, याद रखना है आपको। परंतु किसी राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की संख्या किसी भी दशा में 40 से कम नहीं होगी दोस्तों। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है कि विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या का 1/3 होना चाहिए दोस्तों, क्या? राज्य विधान परिषद के सदस्यों की संख्या, और किसी भी दशा में 40 से कम नहीं होना चाहिए दोस्तों। तो ये दोनों कंडीशन आपको ध्यान में रखना है। वर्तमान में केवल 6 राज्यों कौन कौन सा है दोस्तों? तो कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना में ही विधान परिषद है। अनुच्छेद 170 में विधानसभाओं की संरचना, अनुच्छेद 172 में याद रखना है दोस्तों राज्यों के मंडलों की अवधि के बारे में उल्लेख किया गया। अनुच्छेद 173 में राज्य के विधानमंडल की सदस्यता के लिए अर्हताएं वर्णित है दोस्तों। सभी के सभी महत्वपूर्ण आर्टिकल है दोस्तों, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राज्य में दूसरे सदन की स्थापना या उसे रद्द करने से संबंधित कौन सी सही विधि है? तो याद रखना है दोस्तों, संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित प्रस्ताव और संसद से पारित विधि द्वारा जो है दोस्तों किसी भी राज्य में दूसरे सदन की स्थापना की जा सकती है। राइट आंसर हो जाएगा क्या दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना कि संविधान के अनुच्छेद 169(1) के अनुसार राज्य में दूसरे सदन अर्थात विधान परिषद की स्थापना या विघटन
संसद विधि द्वारा तब कर सकती है जब संबंधित राज्य की विधानसभा इस आशय का संकल्प सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित कर दे। तथ्य संबंधी विधि को संसद साधारण विधेयक की भांति समान बहुमत से पारित कर सकती है तथा अनुच्छेद 169(3) के तहत ऐसी विधि अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए इस संविधान का संशोधन नहीं समझी जाएगी। दोस्तों नेक्स्ट दोस्तों, निम्नलिखित में से किस विधायी सदन को समाप्त किया जा सकता है? तो याद रखना है दोस्तों, विधायी सदन को समाप्त किया जा सकता है तो वह कौन सा है दोस्तों? तो वह है विधान परिषद। राइट आंसर हो जाएगा इसका डी। नेक्स्ट दोस्तों, भारत के किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा उसकी समाप्ति की जा सकती है? तो यह की जा सकती है दोस्तों राज्य विधानसभा के तत्व संबंधी संकल्प पारित करने पर संसद द्वारा। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों सी। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण ये सब फैक्ट्स है दोस्तों, यह कह ले कि क्वेश्चन है जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट दोस्तों, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा को विधान परिषद का सृजन करने का प्रस्ताव पास करने की इजाजत मिलती है? तो वह कौन सा है दोस्तों? तो वह है आर्टिकल 169। राइट आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों बी। नेक्स्ट दोस्तों, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था की गई है? तो कौन सा अनुच्छेद है दोस्तों जिसमें विधान परिषद की स्थापना की व्यवस्था की गई है? तो वह है दोस्तों अनुच्छेद 169। राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट दोस्तों, राज्यों में विधान परिषद के सृजन हेतु संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित प्रक्रिया को अपनाया जाता है? तो वह कौन सा है दोस्तों? तो अनुच्छेद 169 है। राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट दोस्तों, राज्य विधान परिषद के उत्साधन के लिए राज्य विधानसभा द्वारा संविधान के अनुच्छेद 169 के अंतर्गत स्वीकृत संकल्प के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कि केंद्र सरकार पर कोई बाध्यता अधिरोपित नहीं करता है कि वह संसद में विधि निर्माण हेतु कार्यवाही करे। यही इसका जो स्टेटमेंट दिया गया दोस्तों वह सही है। राइट आंसर हो जाएगा बी। तो दोस्तों राज्य विधान परिषद के उत्साधन यानी समापन के लिए राज्य विधानसभा द्वारा संविधान के अनुच्छेद 169 के अंतर्गत स्वीकृत संकल्प केंद्र सरकार पर कोई बाध्यता अधिरोपित नहीं करता है दोस्तों कि वह संसद में तत्व संबंधी विधि निर्माण हेतु कार्यवाही करें। नेक्स्ट दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में पहला कथन है, भारत में किसी राज्य की विधान परिषद आकार में उस राज्य की विधानसभा के आदेश से अधिक बड़ी हो सकती है। तो यह गलत है दोस्तों। नेक्स्ट है, किसी राज्य का राज्यपाल उस राज्य की विधान परिषद के सभापति को नाम निर्देश कर सकता है। तो यह भी गलत है दोस्तों। राइट आंसर इसका हो जाएगा डी, ना तो 1 ना तो 2। तो दोस्तों अनुच्छेद 171(1) के अनुसार विधान परिषद की सदस्य संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी, लेकिन किसी भी दशा में 40 से कम भी नहीं होगी। दोस्तों दोनों फैक्ट्स याद रखना, पहले भी मैंने इसको डिस्कस कर दिया है। अनुच्छेद 182 के अनुसार विधान परिषद के सभापति तथा उपसभापति का निर्वाचन विधान परिषद द्वारा किया जाता है। दोस्तों याद रखना है। अतः प्रश्नगत दोनों कथन जो है दोस्तों गलत है। याद रखना है कि विधान परिषद के सभापति तथा उपसभापति का उल्लेख किसमें है दोस्तों? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 182 के अंतर्गत है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो याद रखना है दोस्तों कुल सदस्यों का 1/10 जो है दोस्तों राज्य विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा ए। तो दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 171(3) के तहत जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उत्पन्न न करे, विधान परिषद में कुल सदस्य संख्या के यथाशक्य निकटतम 5/6 सदस्यों का निर्वाचन होने तथा शेष सदस्यों को राज्यपाल द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में व्यवहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से मनोनीत किए जाने का प्रावधान है। तथापि राज्यों में विधान परिषद की वर्तमान संरचना अनुच्छेद 171(2) के तहत संसद द्वारा बनाई गई विधि अर्थात लोक प्रतिनिधि अधिनियम, याद रखना है दोस्तों काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है ये, 1950 की धारा 10 और अनुसूची 3 के प्रावधानों के अनुरूप है। इसी के तहत अविभाजित उत्तर प्रदेश की विधान परिषद के कुल 108 सदस्यों में से 12 सदस्य यानी 1/9 भाग राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाता है। विभाजन के बाद उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के द्वारा लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1950 की अनुसूची 3 में हुए संशोधन के तहत वर्तमान में उत्तर प्रदेश की विधान परिषद के कुल 100 सदस्यों में से 10 सदस्य जो हैं दोस्तों राज्यपाल के द्वारा
मनोनीत किए जाते हैं। उत्तर प्रदेश विधान परिषद कितना है दोस्तों? कुल सदस्य संख्या 100 के गठन का वर्तमान स्वरूप इस प्रकार है। यहां पर दिया गया दोस्तों कि विधानसभा का निर्वाचन क्षेत्र से कितना आएगा दोस्तों? तो 38, स्थानीय निकाय से 36, शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से 8, स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से 8, मनोनीत से कितना आएगा दोस्तों? 10। कुल मिलाकर कितना हो गया? 100। नेक्स्ट दोस्तों, विधान परिषद में मनोनीत सदस्यों की संख्या है तो कौन सा है दोस्तों? उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर इसका हो जाएगा डी। तो दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 171(3) में विधान परिषद के निकटतम 5/6 है दोस्तों सदस्यों का निर्वाचन होने तथा शेष सदस्यों को राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाने का प्रावधान है। तथापि राज्यों में विधान परिषदों की वर्तमान संरचना अनुच्छेद 171(2) के तहत संसद द्वारा बनाई गई विधि अर्थात लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 10 और अनुसूची 3 के प्रावधानों के अनुरूप है। इसके तहत आंध्र प्रदेश की विधान परिषद के कुल 50 सदस्यों में से 6 सदस्य जो हैं दोस्तों यानी लगभग 1/8 भाग, बिहार की विधान परिषद के कुल 75 सदस्यों में से 12 सदस्य लगभग 1/6 भाग, महाराष्ट्र की विधान परिषद के कुल 78 सदस्यों में से 12 सदस्य यानी लगभग कितना है दोस्तों? तो 1/6.5 भाग, कर्नाटक की विधान परिषद के कुल 75 सदस्यों में से 11 सदस्य यानी लगभग 1/7 भाग, तेलंगाना की विधान परिषद के कुल 40 सदस्यों में से कितना है दोस्तों? तो 7 सदस्य यानी लगभग 1/6 भाग, तथा उत्तर प्रदेश की विधान परिषद के कुल 100 सदस्यों में से 10 सदस्य लगभग 1/10 भाग राज्यपाल द्वारा क्या किए जाते हैं दोस्तों? तो मनोनीत किए जाते हैं। सभी के सभी महत्वपूर्ण फैक्ट्स है दोस्तों, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों, राज्य विधान परिषद के विषय में सही क्या है? इसका कार्यकाल जो होता है दोस्तों, राज्य विधान परिषद का कार्यकाल बताया जा रहा है दोस्तों कि 6 वर्ष होता है। तो राज्य विधान परिषद का कार्यकाल 6 वर्ष नहीं होता है दोस्तों, बल्कि उसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। यह एक अस्थायी सदन है। फिर दोस्तों, यह भंग नहीं किया जा सकता है। फिर 1/6 सदस्य स्थानीय संस्थाओं द्वारा निर्वाचित होते हैं। फिर 1/6 सदस्य विधानसभा द्वारा निर्वाचित होते हैं। प्रति दूसरे वर्ष जो है दोस्तों इसके 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। यह तो बात बिल्कुल सही है दोस्तों। उपराज्यपाल सदन का सभापति होता है। फिर इसके सदस्यों का कार्यकाल जो होता है दोस्तों याद रखना, इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। यह सही है दोस्तों। तो इसमें क्या क्या सही है? तो 8 तो सही दिख रहा है दोस्तों, 8 सही है। 2, 3, 4 और 8 इसमें सही है दोस्तों। तो याद रखना है यह एक अस्थायी सदन है, ठीक है। 8 भी सही है इसका दोस्तों। 2, 3 यह भंग नहीं किया जा सकता, यह भी सही है दोस्तों। फिर और प्रति दूसरे वर्ष इसके 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं, यह भी बात बिल्कुल सही है दोस्तों। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, 3, 6 और 8। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों सी। तो दोस्तों, राज्य सभा की तरह विधान परिषद एक अस्थायी सदन है, इसे भंग नहीं किया जा सकता। विधान परिषद के लगभग 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते रहते हैं। विधान परिषद के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है दोस्तों वह 6 वर्ष होता है। याद रखना है दोस्तों, प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना है। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, न कि विधान परिषद का। विधान परिषद में अधिकतम सदस्य संख्या विधानसभा की 1/3 और न्यूनतम कितना होता है दोस्तों? तो 40 हो सकता है। संविधान के अनुच्छेद 169 के तहत किसी राज्य विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान देने वाले सदस्यों की संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव पर संसद विधि द्वारा संबंधित राज्य में विधान परिषद के सृजन या समाप्ति का उपबंध कर सकती है। अनुच्छेद 171(3) के प्रावधानों के तहत विधान परिषद की संरचना इस प्रकार है निर्धारित की गई है। क्या है दोस्तों? तो यथाशक्य निकटतम 1/3 जो सदस्य होंगे दोस्तों स्थानीय निकायों से आएंगे, याद रखना है। फिर है दोस्तों 1/12 सदस्य हैं न्यूनतम 3 वर्ष से स्नातक द्वारा निर्वाचित किए जाएंगे दोस्तों, जिनका ग्रेजुएशन किए हुए कम से कम कितना साल हो गया होगा दोस्तों? कम से कम 3 वर्ष हुआ होगा। फिर है दोस्तों 1/12 सदस्य हैं न्यूनतम 3 वर्ष से अध्यापन कर रहे लोग चुनेंगे, जो माध्यमिक स्तर से निम्न स्तर तक के नहीं होने चाहिए। फिर है दोस्तों 1/3 सदस्य जो हैं विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाएंगे, याद रखना है। सभी की सभी महत्वपूर्ण फैक्ट्स है दोस्तों ये सब। नेक्स्ट है दोस्तों, शेष सदस्यों का नामांकन राज्यपाल द्वारा किया जाएगा, जिन्हें याद रखना है कला, साहित्य, विज्ञान, सहकारी आंदोलन। ये जो सहकारी आंदोलन है दोस्तों, राष्ट्रपति जब राज्यसभा में मनोनीत करते हैं सदस्यों को, तो यह सहकारी आंदोलन उसमें नहीं ऐड रहता है। तो दोनों में डिफरेंस आपको याद रखना है दोस्तों।
और समाज सेवा से जुड़े हों। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में विभिन्न राज्यों की विधान परिषदों की संरचना जो है दोस्तों अनुच्छेद 171(2) के तहत संसद द्वारा बनाई गई विधि अर्थात लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 50 और अनुसूची 3 के प्रावधानों के अनुरूप है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे भंग नहीं किया जा सकता है पर समाप्त किया जा सकता है? तो याद रखना है दोस्तों वो कौन सा है, तो विधान परिषद है, जिसे भंग नहीं किया जा सकता लेकिन समाप्त किया जा सकता है। तो दोस्तों ध्यान रखना कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 के अनुसार संसद विधि द्वारा किसी राज्य में विधान परिषद के उत्साधन या सृजन के लिए उपबंध कर सकेगी यदि उस राज्य की विधानसभा ने इस आशय का संकल्प विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित और मतदान देने वाले सदस्यों की संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित कर दिया है। विधान परिषद एक अस्थायी सदन है, याद रखना है, यह भंग नहीं की जा सकती। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है तथा प्रत्येक 2 वर्ष पर इसके लगभग 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। स्पष्ट है कि विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता है, अतः स्पष्ट है कि लेकिन इसका समापन या उत्साधन किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त लोकसभा तथा विधान सभा दोनों अस्थायी सदन है, ये भंग किए जा सकते हैं। वहीं राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, इसे भी विधान परिषद की भांति भंग नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसको समाप्त किए जाने का प्रावधान नहीं है दोस्तों, याद रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अब तक विधान परिषद नहीं है यद्यपि संविधान अधिनियम 1956 में इसके लिए उपबंध है? तो कौन सा है दोस्तों, तो वह है मध्य प्रदेश। राइट आंसर हो जाएगा डी। तो दोस्तों 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा मध्य प्रदेश के लिए भी विधान परिषद की व्यवस्था की गई थी, किंतु इसके लिए कोई तारीख नियत न किए जाने के कारण इसे अस्तित्व में नहीं लाया जा सका दोस्तों। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधायिका का दूसरा सदन नहीं है? तो याद रखना है दोस्तों कौन सा राज्य है वो, तो तमिलनाडु है दोस्तों, जिसमेम विधायिका का दूसरा सदन कहने का अर्थ है दोस्तों वहां पर विधान परिषद नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा ए। तो दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 168(1) के तहत वर्तमान में देश के 6 राज्यों कौन कौन से हैं दोस्तों, तो आंध्र प्रदेश है, बिहार है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में द्विसदनात्मक विधायिका यानी विधानसभा और विधान परिषद अस्तित्व में है। उल्लेखनीय कि तमिलनाडु विधान परिषद अधिनियम 2010 के तहत संसद द्वारा तमिलनाडु में भी विधान परिषद की व्यवस्था की गई, परंतु इसके प्रभावी न होने की तिथि को अधिसूचित नहीं किया गया। नेक्स्ट दोस्तों, निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? तो याद रखना है दोस्तों राजस्थान में विधान परिषद नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है? तो याद रखना है दोस्तों किसमें नहीं है, तो मध्य प्रदेश में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है, यानी विधानसभा तो है लेकिन वहां पर विधान परिषद नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, निम्नलिखित राज्यों में कहाँ विधान परिषद है? बिहार में है दोस्तों, आपको मालूम होगा केवल बिहार में ही विधान परिषद है, जबकि केरल, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली में विधान परिषद नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट दोस्तों, वर्ष 1956 में कितने पुनर्गठित राज्यों में द्विसदनीय विधायिका थी? स्टार लगा हुआ है दोस्तों। तो दोस्तों याद रखना है कि वर्ष 1956 में पुनर्गठन के बाद बने कुल 14 राज्यों में से 7 में द्विसदनीय विधायिका थी। उत्तर प्रदेश, बिहार, बॉम्बे, मद्रास, मैसूर, पंजाब और पश्चिम बंगाल। इनमें से पश्चिम बंगाल में 1969 में, पंजाब में 1970 में तथा तमिलनाडु में 1986 में विधान परिषद का क्या किया गया दोस्तों, तो एबोलिशन कर दिया गया। जम्मू और कश्मीर में विधान परिषद की जो स्थापना है दोस्तों, जम्मू और कश्मीर के 1957 में अपनाए गए संविधान के तहत की गई थी दोस्तों। आंध्र प्रदेश में पहली बार विधान परिषद 1958 में स्थापित हुई थी, जिसे 1985 में उत्साधित किए जाने के बाद यहाँ 2007 में पुनः विधान परिषद का गठन किया गया। राज्य जो पुनर्गठन अधिनियम था दोस्तों 1956 का तथा संविधान संशोधन जो 7वां संविधान संशोधन अधिनियम था 1956 के तहत मध्य प्रदेश में भी विधान परिषद की स्थापना का प्रावधान किया गया था, परंतु इस हेतु तारीख नियत न किए जाने के कारण यहाँ विधान परिषद की स्थापना नहीं की जा सकती। वर्तमान में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना सहित कुल 6 राज्यों में द्विसदनीय विधायिका है। ध्यातव्य है कि जम्मू और कश्मीर राज्य के 2 संघ राज्य क्षेत्रों में विभाजन के साथ ही यहाँ विधान परिषद समाप्त कर दी गई। नेक्स्ट है दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम तथा अधिकतम संख्या क्रमशः हो सकती है। तो याद रखना है दोस्तों, किसी राज्य की विधानसभा की अधिकतम जो संख्या है दोस्तों वह 60 हो न्यूनतम जो संख्या दोस्तों 60 हो सकती है और अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है दोस्तों, तो 500 हो सकती है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना है आपको। तो दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार
प्रत्येक राज्य की विधानसभा उस राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने हुए 500 से अनधिक और 60 से अन्यून सदस्यों से मिलकर बनेगी। अपवाद स्वरूप क्या क्या है दोस्तों, तो वर्तमान में सिक्किम विधानसभा में 32 है, गोवा में है दोस्तों 40 और मिजोरम विधानसभा में कितने सदस्यों की संख्या है दोस्तों, तो 40 तथा पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभा में कुल 33 सदस्य ही हैं दोस्तों। 30 निर्वाचित और 3 केंद्र सरकार द्वारा नामित है, यानी 60 न्यूनतम हो गया दोस्तों सदस्यों की संख्या और अधिकतम कितना होना चाहिए, तो 500। नेक्स्ट दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अनुच्छेद 170 के उस प्रावधान का अपवाद है जिसमें कहा गया है कि एक राज्य की विधानसभा के गठन में 60 से कम सदस्य नहीं होंगे, तो कौन सा होगा दोस्तों, तो अभी हम लोगों ने देखा था कौन सा राज्य था, तो वो था सिक्किम। नेक्स्ट दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है दोस्तों कि भारत के संविधान में उपबंध है कि प्रत्येक राज्य की विधानसभा 450 से अनधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी जो राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने जाएंगे। दूसरा दोस्तों, कोई व्यक्ति किसी राज्य की विधानसभा के किसी स्थान को भरने के लिए चुने जाने के लिए अहर्त नहीं होगा यदि उसकी आयु 25 वर्ष से कम है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसमें केवल 2 ही सही होगा, क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा था दोस्तों 450 नहीं था बल्कि कितना था, तो 500 था। और ये तो बिल्कुल सही है दोस्तों, चुनाव लड़ने के लिए कितना चाहिए, तो 25 वर्ष चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 170(1) के प्रावधान के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा उस राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए 500 से अनधिक और 60 से अन्यून सदस्यों से मिलकर बनेगी। स्पष्ट है कि कथन एक गलत है। अनुच्छेद 173 ख के तहत राज्य विधानसभा के किसी स्थान को भरने के लिए चुने जाने हेतु न्यूनतम आयु कितनी है दोस्तों, तो 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, अतः कथन 2 सही है। नेक्स्ट दोस्तों, भारत के किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं, तो अधिकतम 500 सदस्य हो सकते हैं दोस्तों, और न्यूनतम कितना हो सकता है, तो न्यूनतम 7 सदस्य हो सकता है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन राज्य की विधानसभा के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है, तो कौन सा है दोस्तों, तो अनुच्छेद 170 है दोस्तों। सभी के सभी महत्वपूर्ण आर्टिकल है दोस्तों, ध्यान रखना है। नेक्स्ट दोस्तों, विधानसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु क्या विहित की गई है, तो न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए दोस्तों, तो 25 वर्ष होना चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट दोस्तों, राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया दोस्तों, तो इसमें स्टार लगा हुआ है। तो प्रश्न काल में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 333 के अनुसार यदि किसी राज्य के राज्यपाल की यह राय है कि उस राज्य की विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व आवश्यक है और उसमें उसका प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है, तो उस विधानसभा में उस समुदाय का एक सदस्य नाम निर्देशित कर सकता है। यह प्रावधान मूल संविधान के अनुच्छेद 334 के तहत केवल 10 वर्षों की अवधि के लिए था, जिसे क्रमिक रूप से संविधान संशोधन द्वारा आगे बढ़ाया जाता रहा। 95 संविधान संशोधन अधिनियम 2009 द्वारा यह अवधि संविधान के प्रारंभ से 70 वर्ष तक निर्धारित की गई थी। 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा इसकी अवधि को आगे न बढ़ाते हुए निष्प्रभावी कर दिया गया। और ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, संविधान संशोधन, जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों, किस राज्य विधानसभा की सर्वाधिक सदस्य संख्या है, तो सभी को मालूम होगा दोस्तों कि सबसे ज्यादा जो है दोस्तों विधानसभा में सदस्यों की संख्या किस राज्य की है, तो वो है दोस्तों उत्तर प्रदेश। और कितना है दोस्तों, याद रखना है 403 है। नेक्स्ट दोस्तों, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसकी राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिक है, तो याद रखना है दोस्तों हिमाचल प्रदेश राज्य विधानसभा की जो सदस्यों की संख्या है दोस्तों इन सभी में से, यानी अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और मेघालय से सबसे अधिक है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा बी। ऐसे ओवरऑल पूछा जाए दोस्तों तो कौन सा हो जाएगा, तो उत्तर प्रदेश। तो प्रश्नानुसार दिए गए विकल्पों में से अरुणाचल प्रदेश में है दोस्तों 60, मेघालय में 60, मणिपुर में भी है 60। ये भी पूछ सकता है दोस्तों कि किस राज्यों की विधानसभा में सीटों की संख्या समान है, तो अरुणाचल प्रदेश में 60 है दोस्तों, मेघालय में भी 60 है और मणिपुर में भी 60 है, एक समान है दोस्तों। जबकि हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में कितने सीटें हैं दोस्तों, तो 68 है। नेक्स्ट है, राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन करता है, तो यह करता है दोस्तों भारत का निर्वाचन आयोग। राइट आंसर हो जाएगा इसका सी। तो दोस्तों अनुच्छेद 324 के तहत राज्य विधानसभा के निर्वाचन को संचालित करने की शक्ति भारत के निर्वाचन आयोग को ही सौंपी गई है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के विधानमंडल के किसी सदस्य के निर्भरताएं से संबंधित
किसी प्रश्न का विनिश्चय करने हेतु अंतिम सत्ता है, तो वह कौन सा है दोस्तों? तो वह है राज्यपाल। काफी महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, ध्यान में रखेंगे, VVI कर लेंगे ऐसे सवालों को। तो दोस्तों अनुच्छेद 192 के अनुसार किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदस्य की निर्भरता से संबंधित किसी प्रश्न का विनिश्चय करने हेतु अंतिम सत्ता राज्यपाल को है दोस्तों, याद रखेंगे। हालांकि इस मामले में वह निर्वाचन आयोग की राय के अनुसार कार्य करता है, किंतु यदि 10वीं अनुसूची जो कि दल बदल विरोधी अधिनियम से संबंधित है दोस्तों के तहत किसी सदस्य की निर्भरता का प्रश्न उठे तो विधान परिषद के मामले में सभापति एवं विधानसभा के मामले में अध्यक्ष फैसला करेगा। वर्ष 1992 में उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि इस संदर्भ में सभापति अध्यक्ष का फैसला न्यायिक समीक्षा की परिधि में आता है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित विधानसभा के सदस्यों की निर्भरताओं से संबंधित प्रश्नों पर अंतिम विनिश्चय किसके द्वारा लिया जाता है? तो किसके द्वारा लिया जाता है दोस्तों? तो लिया जाता है राज्यों के राज्यपाल के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है दोस्तों, यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष यानी स्पीकर पद त्यागना चाहे तो उसे अपना त्याग पत्र देना चाहिए। तो किससे देगा दोस्तों? तो अध्यक्ष देता है उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष देता है अध्यक्ष को। जो काम यहाँ पर होता है दोस्तों विधानसभा में, वही होता है दोस्तों सेंटर में, यानी सेंटर में होता है दोस्तों लोकसभा में। राइट आंसर हो जाएगा सी। तो दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 179 ख के अनुसार विधानसभा अध्यक्ष अपना पद विधानसभा उपाध्यक्ष को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा त्याग सकेगा तथा उपाध्यक्ष अपना पद अध्यक्ष को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा त्याग सकेगा दोस्तों। यानी अध्यक्ष उपाध्यक्ष को देता है दोस्तों, और उपाध्यक्ष जो है दोस्तों अपना त्याग पत्र अध्यक्ष को देता है। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विधानसभा का अध्यक्ष यदि विधानसभा का सदस्य नहीं रहता तो अपना पद रिक्त कर देगा। तो बात बिल्कुल सही है दोस्तों। जब कभी विधानसभा का विघटन किया जाता है तो अध्यक्ष अपने पद को तुरंत रिक्त कर देता है, ऐसा नहीं है दोस्तों। जब कभी विधानसभा का विघटन होता है तो तुरंत पद अध्यक्ष के द्वारा रिक्त नहीं किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, केवल एक ही सही है। तो दोस्तों दिए गए जो कथन है यहाँ पर एक सही है जबकि कथन 2 गलत है। संविधान के अनुच्छेद 179 के खंड क के अनुसार विधानसभा का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रूप में पद धारण करने वाला सदस्य यदि विधानसभा का सदस्य नहीं रहता तो अपना पद रिक्त कर देगा। कथन 2 सही नहीं है दोस्तों, क्योंकि अनुच्छेद 179 के दूसरे परंतु के अनुसार जब कभी भी विधानसभा का विघटन किया जाता है तो विघटन के पश्चात होने वाले पुनः निर्वाचित विधानसभा के प्रथम अधिवेशन के ठीक पहले तक अध्यक्ष अपने पद को रिक्त नहीं करता है दोस्तों। नेक्स्ट है, विधानसभा के विघटन के बाद भी उसका अध्यक्ष पद पर बना रहता है। कब तक बना रहता है दोस्तों? तो विधानसभा के विघटन के बाद गठित विधानसभा की पहली बैठक के ठीक पूर्व तक जो है दोस्तों अध्यक्ष उस पद पर बना रहता है। राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, राज्य की विधानसभा के 17 अवसान का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है? तो सभी जानते होंगे दोस्तों किसके द्वारा दिया जाता है? तो राज्यपाल के द्वारा दिया जाता है। संसद पूछे दोस्तों तो संसद के 17 अवसान का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है? तो यह दिया जाता है दोस्तों भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। याद रखना है, दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। तो दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 174(2) के तहत राज्य की विधानसभा के 17 अवसान का आदेश राज्यपाल द्वारा समय समय पर दिया जाता है। राज्यपाल जो है दोस्तों अनुच्छेद 174(2) ख के अनुसार समय समय पर विधानसभा का विघटन कर सकेगा दोस्तों। नेक्स्ट है, भारत के किसी राज्य की विधानसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारंभ में राज्यपाल सदन के सदस्यों के लिए रूढ़िगत संबोधन करता है दोस्तों। फिर है दोस्तों, यह तो बात बिल्कुल सही है दोस्तों, प्रथम सत्र के दौरान रूढ़िगत संबोधन राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। जब किसी विशिष्ट विषय पर राज्य विधानमंडल के पास कोई नियम नहीं होता तो उस विषय पर वह लोकसभा के नियम का पालन करता है। तो यह भी बात बिल्कुल सही है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सी होगा। तो दोस्तों अनुच्छेद 176(1) के अनुसार राज्यपाल विधानसभा के लिए प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र के आरंभ में और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में विधानसभा में या विधान परिषद वाले राज्य की दशा में एक साथ समवेत दोनों सदनों में अभिभाषण यानी रूढ़िगत संबोधन करेगा। इस प्रकार कथन एक सही है। अनुच्छेद 208(1) के अनुसार संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए
राज्य के विधानमंडल का कोई सदन, विधानसभा या विधान परिषद, अपनी प्रक्रिया और अपने कार्य संचालन के विनियमन के लिए नियम बना सकेगा। साथ ही अनुच्छेद 208(2) के अनुसार जब तक खंड 1 के अधीन नियम नहीं बनाए जाते हैं तब तक इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले तत्स्थानीय प्रांत के विधानमंडल के संबंध में जो प्रक्रिया के नियम और अस्थायी आदेश प्रवृत्त थे उस राज्य के विधानमंडल के संबंध में प्रभावी होंगे। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 209 के तहत राज्य का विधानमंडल वित्तीय कार्य को समय से पूरा करने के उद्देश्य से किसी वित्तीय विषय से संबंधित सदन या सदनों की प्रक्रिया और कार्य संचालन का विनियमन विधि द्वारा कर सकता है। साथ ही जब किसी विशिष्ट विषय पर राज्य विधानमंडल के पास कोई नियम नहीं होता तो उस विषय पर लोकसभा के नियम का पालन करता है। दोस्तों नेक्स्ट है दोस्तों, मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही का सही क्रम चुने तो कौन सा है दोस्तों? तो सबसे पहले शपथ या प्रतिज्ञान, उसके बाद है दोस्तों राज्यपाल का अभिभाषण, उसके बाद है मंत्रियों का परिचय और लास्ट में है दोस्तों निधन संबंधी उल्लेख। राइट आंसर हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट दोस्तों, राज्य विधानमंडल की बैठक आयोजित करने के लिए कोरम यानी गणपूर्ति क्या है दोस्तों? तो याद रखना है 10 सदस्य या कुल सदस्यों का 10वां हिस्सा जो भी अधिक हो दोस्तों वो। राइट आंसर हो जाएगा डी। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखेंगे 10 सदस्य या कुल सदस्यता का 10वां हिस्सा जो भी अधिक हो दोस्तों वह है कोरम। तो संविधान के अनुच्छेद 189(3) के अनुसार जब तक राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा अन्यथा उपपन्न न करे तब तक राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का अधिवेशन गठित करने के लिए कोरम यानी गणपूर्ति 10 सदस्य या सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग इसमें से जो भी हो अधिक होगी दोस्तों। नेक्स्ट है राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से विभाग के प्राक्कलन और प्राक्कलन समिति क के नियंत्रणाधीन नहीं है? तो राजस्थान से रिलेटेड सवाल है दोस्तों, तो राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट दोस्तों, राज्य विधान सभा निम्नलिखित में से किनके निर्वाचन में भाग लेती है? तो राज्य जो विधानसभा है दोस्तों किनके निर्वाचन में भाग लेती है? तो सभी को मालूम होगा दोस्तों, राज्य विधानसभा जो है भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेती है दोस्तों। फिर है दोस्तों राज्यसभा के सदस्यों में भाग लेती है दोस्तों, और है दोस्तों राज्य विधान परिषद के सदस्यों के लिए भाग लेती है दोस्तों राज्य विधानसभा। भारत के उपराष्ट्रपति के लिए दोनों भाग नहीं लेते हैं दोस्तों। भारत के उपराष्ट्रपति के लिए लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य ही इसमें भाग लेते हैं, तो दो तो नहीं होगा दोस्तों। राइट आंसर इसका हो जाएगा 1, 3 और 4। तो दोस्तों राज्य विधानसभा भारत के राष्ट्रपति अनुच्छेद 54 ख, राज्यसभा के सदस्यों यानी अनुच्छेद 80(4) तथा राज्य विधान परिषद के सदस्यों यानी अनुच्छेद 171(3) घ के निर्वाचन में भाग लेती है। अनुच्छेद 66(1) के तहत भारत के उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है दोस्तों संसद के दोनों सदनों यानी राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाता है, और इसमें नॉमिनेटेड सदस्य भी भाग लेते हैं दोस्तों, जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में नॉमिनेटेड सदस्य भाग नहीं लेते हैं। तो ये भी पॉइंट याद रखना है दोस्तों आपको। नेक्स्ट दोस्तों, राज्य की संचित निधि का संचालन किया जाता है, तो यह किया जाता है दोस्तों उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी राज्य की जो संचित निधि का जो संचालन है दोस्तों वह राज्य विधानमंडल के द्वारा किया जाता है। इसी तरीके से दोस्तों केंद्र की संचित निधि का जो संचालन है वह किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? तो वह किया जाता है संसद के द्वारा। याद रखना दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है दोस्तों, काफी ज्यादा। नेक्स्ट दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य की आकस्मिक निधि की स्थापना के लिए उत्तरदायी है? तो वह है दोस्तों किसी राज्य का विधानमंडल। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों राज्य की आकस्मिक निधि की स्थापना के लिए उत्तरदायी कौन है? तो किसी राज्य का विधानमंडल। तो दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 267(2) के अनुसार राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा अग्रदाय के स्वरूप की एक आकस्मिकता निधि की स्थापना कर सकेगा जो राज्य की आकस्मिकता निधि के नाम से ज्ञात होगी, जिसमें ऐसी विधि द्वारा अवधारित राशियां समय समय पर जमा की जाएगी और अनवेक्षित व्यय का अनुच्छेद 205 या अनुच्छेद 206 के अधीन राज्य के विधान मंडल द्वारा विधि द्वारा प्राधिकृत किया जाना लंबित रहने तक ऐसी निधि में से ऐसे व्यय की पूर्ति के लिए अग्रिम धन देने हेतु राज्यपाल को समर्थ बनाने के लिए यह निधि राज्यपाल के व्ययवाधीन रखी जाएगी दोस्तों। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 162 के शीर्षक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन
कौन सा सही है? तो ध्यान रखना है दोस्तों, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, यह जो है दोस्तों अनुच्छेद 162 क्या है दोस्तों? तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार से संबंधित आर्टिकल है। राइट आंसर हो जाएगा डी। तो दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 162 राज्य की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार से संबंधित उपबंध करता है। इस अनुच्छेद के अनुसार इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार उन विषयों पर होगा जिनके संबंध में उस राज्य के विधानमंडल की विधि बनाने की शक्ति है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा हो दोस्तों, और वीडियो का कंटेंट अगर आपको पसंद आ रहा हो दोस्तों, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि नई वीडियो की जो नोटिफिकेशन है दोस्तों आपको समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, धन विधेयक के अतिरिक्त एक विधेयक जो विधानसभा में प्रथम बार पारित कर दिया हो विधान परिषद में कितने माह तक पड़ा रह सकता है? तो यह पड़ा रह सकता है दोस्तों 3 माह से अधिक नहीं, यानी अधिकतम 3 माह तक पड़ा रह सकता है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा सी। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 157 के तहत धन विधेयकों से भिन्न विधेयकों के बारे में विधान परिषद की शक्तियों पर निर्बंधन का प्रावधान है। अनुच्छेद 197 एक ख के अनुसार धन विधेयक के अतिरिक्त एक विधेयक जिसे विधानसभा ने प्रथम बार पारित कर दिया हो विधान परिषद के समक्ष रखे जाने की तारीख से 3 माह से अधिक तक नहीं रोका जा सकता है दोस्तों। नेक्स्ट है विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को निम्नलिखित में से किस अवधि तक रोक सकती है? तो अधिकतम जो है दोस्तों 4 माह तक रोक सकती है। राइट आंसर हो जाएगा बी। तो दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 197 के तहत धन विधेयक से भिन्न विधेयक को विधान परिषद प्रथम बार में 3 माह तक तथा विधानसभा द्वारा पुनः पारित किए जाने पर 1 माह तक, यानी इस प्रकार कुल 4 माह तक रोक सकती है। ध्यान देना दोस्तों, मोस्ट वीवीआई सवाल है, यह याद रखना है। अधिकतम जो है दोस्तों 4 माह तक ही रोक सकता है। धन विधेयकों को विधान परिषद को 14 दिन की अवधि के भीतर क्या होता है दोस्तों? तो लौटाना होता है। तो ये भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट दोस्तों, राज्य में धन विधेयक यानी मनी बिल प्रस्तुत किया जा सकता है। तो यह प्रस्तुत किया जा सकता है दोस्तों विधानसभा में। अगर यही पूछा जाए दोस्तों सेंटर में, तो याद रखना है दोस्तों लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है धन विधेयक। तो राज्य में जो धन विधेयक है दोस्तों केवल विधानसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 198 के अनुसार धन विधेयक विधान परिषद में पूरा स्थापित नहीं किया जाएगा दोस्तों। तो ये भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों, यदि बजट विधानसभा में पूरा स्थापित होने के पूर्व खुल जाए तो क्या होगा? तो क्या होगा दोस्तों? वित्त मंत्री को क्या करना होगा? त्यागपत्र देना होगा। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना है कि यदि बजट विधानसभा में पूरा स्थापित होने के पूर्व ही खुल जाए तो क्या होगा? तो वित्त मंत्री को त्यागपत्र देना होगा। तो राज्य के बजट को तैयार करने का कार्य वित्त मंत्रालय और संबंधित मंत्रालय के अधिकारी करते हैं। मंत्री अपने पद पर नियुक्त होने से पूर्व पद एवं गोपनीयता की शपथ लेता है। यदि बजट विधानमंडल में प्रस्तुत करने से पूर्व खुल जाए तो गोपनीयता का उल्लंघन होने के कारण वित्त मंत्री को व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेते हुए पद से त्यागपत्र दे देना होगा। नेक्स्ट दोस्तों, राज्य विधानमंडल में कोई भी धन विधेयक पूरा स्थापित नहीं किया जा सकेगा बगैर, तो राज्य के राज्यपाल की संस्तुति के बिना जो है दोस्तों कोई भी धन विधेयक पूरा स्थापित नहीं किया जाएगा। अगर हम बात करें दोस्तों केंद्र में, तो राष्ट्रपति के संस्तुति के बिना कोई भी धन विधेयक जो है दोस्तों लोकसभा में प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर पूछा जा रहा है दोस्तों राज्य से संबंधित, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों राज्य के राज्यपाल की संस्तुति के। तो संविधान के अनुच्छेद 207 1 के तहत अनुच्छेद 199 के खंड 1 के उपखंड क से च तक के प्रावधानों वाला कोई भी विधेयक अर्थात धन विधेयक राज्य विधानसभा में बगैर संबंधित राज्य के राज्यपाल की संस्तुति के पूरा स्थापित नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य के राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री को नियुक्त किया जाता है? इंपॉर्टेंट आर्टिकल है दोस्तों, ध्यान रखना है। तो याद रखना है दोस्तों वो कौन सा है? तो आर्टिकल है दोस्तों 64। राइट आंसर हो जाएगा बी। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 1 के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और अन्य मंत्री की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा दोस्तों। नेक्स्ट है, किसी राज्य के मुख्यमंत्री से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो याद रखना है दोस्तों, राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर अपने समस्त कृतियों का प्रयोग करता है, यह कथन जो है दोस्तों सही नहीं है। तो संविधान के अनुच्छेद 163 1 के अनुसार जिन बातों में इस संविधान द्वारा इसके अधीन राज्यपाल से यह अपेक्षित है कि वह अपने कृत्यों या
उनमें से किसी को अपने विवेकानुसार करें। उन बातों को छोड़कर राज्यपाल को अपने कृत्यों का प्रयोग करने में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। स्पष्टतः राज्यपाल अपने विवेकाधीन कृत्यों का प्रयोग मुख्यमंत्री के सलाह के बगैर भी कर सकता है दोस्तों। नेक्स्ट है, राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्री परिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है? तो मंत्रियों की जो न्यूनतम संख्या हो सकती है दोस्तों वो 12 हो सकती है। तो दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 एक क में मंत्री परिषद में मंत्रियों की संख्या के बारे में उपबंध है। इनके अनुसार किसी राज्य की विधान परिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी दोस्तों। परंतु किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या अब 12 से कम नहीं होगी। यह भी पॉइंट याद रखना है दोस्तों, दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट दोस्तों, मुख्यमंत्री से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो याद रखना है दोस्तों, वह साधारणतः राज्यपाल द्वारा चयनित किया जाता है, यह गलत है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा ए। तो दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा करेगा, और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति जो है दोस्तों राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा। अतः स्पष्ट है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की औपचारिक नियुक्ति करता है, न कि उसका चयन। सिलेक्शन नहीं होता है दोस्तों बल्कि अपॉइंट किया जाता है, याद रखना है दोस्तों। इसी प्रकार प्रधानमंत्री को सेलेक्ट नहीं किया जाता है बल्कि क्या किया जाता है दोस्तों, तो उसे अपॉइंट किया जाता है। अतः विकल्प ए जो है दोस्तों गलत है। नेक्स्ट, बिना विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुए कोई मंत्री किस समय तक अपने पद पर बना रह सकता है? तो सभी को मालूम होगा दोस्तों कि बिना विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुए कोई भी जो मंत्री है दोस्तों अधिकतम 6 माह तक उस पद पर बना रहता है। तो संविधान के अनुच्छेद 164(4) में प्रावधानित है कि कोई मंत्री जो निरंतर 6 माह की किसी अवधि तक राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं है उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। अतः राज्य मंत्री परिषद का सदस्य बिना राज्य विधानमंडल का सदस्य बने 6 माह तक अपने पद पर रह सकता है, और यदि 6 माह के अंदर विधानमंडल का सदस्य नहीं बन पाता है तो उसे क्या करना होगा दोस्तों, तो त्यागपत्र देना होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान के अनुसार कोई भी ऐसा व्यक्ति जो मतदान के लिए योग्य है किसी राज्य में 6 माह के लिए मंत्री बनाया जा सकता है, तब भी जब कि वह उस राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं है। तो यह बात बिल्कुल सही है दोस्तों, अधिकतम 6 माह तक रह सकता है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार कोई भी ऐसा व्यक्ति जो दांडिक अपराधी के अंतर्गत दोषी पाया गया है और जिसे 5 वर्ष के लिए कारावास का दंड दिया गया, चुनाव लड़ने के लिए अस्थायी तौर पर निर्धारित हो जाता है भले ही वह कारावास से मुक्त हो चुका हो। तो यह गलत है दोस्तों, ये तो गलत ही है। इसमें क्या है कि भारत के संविधान के अनुसार कोई भी ऐसा व्यक्ति जो मतदान के लिए योग्य है किसी राज्य में 6 माह के लिए मंत्री बनाया जा सकता है, तब भी जबकि वह उस राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं है। तो ये गलत क्यों दे रहा है दोस्तों? तो दोस्तों याद रखना है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164(4) के प्रावधानों के तहत कोई भी व्यक्ति राज्य विधानमंडल का सदस्य न होने पर भी 6 माह की अवधि के लिए मंत्री बनाया जा सकता है। साथ ही अनुच्छेद 173 के अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी राज्य के विधानमंडल के किसी स्थान को भरने के लिए चुने जाने के लिए तभी अहर्त होगा जब, अच्छा ये तो सही था दोस्तों, अहर्ताएं यहाँ पर क्या क्या है यह दिया गया है। तो वह भारत का नागरिक है तथा निर्वाचन आयोग द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष तीसरी अनुसूची में इस उद्देश्य के लिए दिए गए प्रारूप के अनुसार शपथ लेकर हस्ताक्षर करता है। ये कंडीशन दिया गया दोस्तों। वह विधानसभा के स्थान के लिए कम से कम 25 वर्ष की आयु का और विधान परिषद के स्थान के लिए कम से कम 30 वर्ष की आयु का है दोस्तों। उसके पास ऐसी अन्य योग्यताएं हों जो इस उद्देश्य से संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन विहित की जाए। संविधान के अनुच्छेद 326 के अंतर्गत 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति लोकसभा या राज्य विधानसभा के निर्वाचन में मतदान कर सकता है, परंतु विधानसभा का सदस्य निर्वाचित होने हेतु न्यूनतम आयु सीमा 25 एवं कितना है दोस्तों, तो 30 वर्ष। अतः कथन एक सही नहीं है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 में कतिपय अपराधों के लिए दोष सिद्ध पर निर्धारताओं का वर्णन है। धारा 8 के अंतर्गत दिए गए विशिष्ट अपराधों के लिए जुर्माने या कारावास से दंडित व्यक्ति दोष सिद्ध की तिथि से निर्धारित होगा और
उसके छोड़े जाने से 6 वर्ष की अतिरिक्त अवधि के लिए निर्हित बना रहेगा। धारा 8(3) के अनुसार सिद्ध दोष अपराध और न्यूनतम 2 वर्ष के कारावास से दंडित व्यक्ति दोष सिद्धि की तिथि से निर्हित होगा और उसे छोड़े जाने से 6 वर्ष की अतिरिक्त अवधि के लिए निर्हित बना रहेगा। इसके तहत अस्थायी तौर पर निर्हित किए जाने का प्रावधान नहीं है। नेक्स्ट है दोस्तों, राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण किया जाता है। तो यह किया जाता है दोस्तों राज्य विधानमंडल द्वारा। इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, याद रखेंगे। तो दोस्तों राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण जो है दोस्तों अनुच्छेद 164(5) के तहत राज्य विधानमंडल द्वारा विधि बनाकर किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट, निम्न में से मुख्यमंत्री के संवैधानिक कर्तव्यों का दिए गए कूट की सहायता से चयन कीजिए। मुख्यमंत्री राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधी विनिश्चय राज्यपाल को संसूचित करता है दोस्तों। तो यह बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है दोस्तों, मुख्यमंत्री विधान विषयक प्रस्तावनाओं के बारे में राज्यपाल को संसूचित करता है। यह भी सही है। मुख्यमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठकों में भाग लेता है। गलत है। फिर है दोस्तों, मुख्यमंत्री किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर लिया हो किंतु मंत्री परिषद से विचार नहीं किया हो, राज्यपाल द्वारा अपेक्षा किए जाने पर परिषद के समक्ष रखवाता। तो यह भी बात बिल्कुल सही है। राइट आंसर हो जाएगा डी। तो दोस्तों संविधान के अनुच्छेद जो है 167 में उल्लेखित है कि मुख्यमंत्री का कर्तव्य होगा कि वह राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्तावनाओं संबंधी मंत्री परिषद के सभी विनिश्चय राज्यपाल को संसूचित करे। राज्यों के कार्यों के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्तावनाओं संबंधित जो जानकारी राज्यपाल मांगे वह दे तथा किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर दिया हो किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया हो, राज्यपाल द्वारा अपेक्षा किए जाने पर मंत्रिपरिषद के समक्ष विचार के लिए रखे। मुख्यमंत्री का राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में भाग लेना संवैधानिक कर्तव्य न होकर प्रशासनिक कर्तव्य है दोस्तों, याद रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के दायित्वों को परिभाषित करता है? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना है कि अनुच्छेद जो है दोस्तों 167 यानी आर्टिकल 167 जो है दोस्तों मुख्यमंत्री के दायित्वों को परिभाषित करता है। याद रखना है। राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, जम्मू एवं कश्मीर के मुख्यमंत्री की कार्य अवधि होती है तो 5 वर्ष दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा बी। तो दोस्तों जम्मू एवं कश्मीर राज्य की विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्ष होता था और विधानसभा में बहुमत दल का नेता ही मुख्यमंत्री बनता था और वह तब तक पद पर रहता था जब तक उसे विधानसभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त रहता है। अतः मुख्यमंत्री का कार्यकाल विनिश्चित नहीं होता परंतु इसे सामान्यतः विधानसभा के कार्यकाल तक माना जा सकता है। ज्ञातव्य है कि जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के अनुसार वर्तमान में जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा का कार्यकाल कितना है दोस्तों? तो 5 वर्ष निर्धारित किया गया। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी? तो वह दोस्तों उत्तर प्रदेश। तो सुचेता कृपलानी भारत के किसी भी राज्य की मुख्यमंत्री बनने वाली पहली महिला थी। वे 1963 में उत्तर प्रदेश राज्य की चौथी मुख्यमंत्री बनी थी दोस्तों। नेक्स्ट है, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी? तो सुचेता कृपलानी बनी थी दोस्तों। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी राज्य में मुख्य सचिव को उस राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। बिल्कुल सही है दोस्तों, मुख्य सचिव जो नियुक्त किए जाते हैं राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। फिर दोस्तों राज्य में मुख्य सचिव का नियत कार्यकाल होता है। यह बात गलत है दोस्तों, उसका कार्यकाल जो होता है फिक्स नहीं होता है। तो राज्य के मुख्य सचिव की नियुक्ति उस राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। सामान्यतः उसकी नियुक्ति प्रशासनिक पदों पर कार्य के विशद अनुभव, प्रशासनिक प्रतिष्ठा एवं वरीयता आदि के आधार पर की जाती है। मुख्य सचिव का कार्यकाल निश्चित नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, राज्य सचिवालय के प्रशासन में मंत्रिमंडल को जाने वाली सभी नस्तियां किसके माध्यम से भेजी जानी आवश्यक है दोस्तों? तो याद रखना मुख्य सचिव के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा डी। तो दोस्तों राज्य सचिवालय के प्रशासन में मंत्रिमंडल को जाने वाली सभी नस्तियां यानी फाइल्स मुख्य सचिव के माध्यम से भेजी जानी आवश्यक है क्योंकि वह मंत्रिमंडल के समक्ष आने वाले कार्यों का प्रभारी होता है। इसके अतिरिक्त वह सामान्य प्रशासन विभाग में शासन का सचिव है तथा शासन के समस्त सचिवों का क्या होता है दोस्तों? तो प्रमुख होता है। नेक्स्ट दोस्तों, 1992 में अयोध्या घटना के पश्चात कुछ प्रदेशों में विधानसभाएं भंग कर दी गई थी। नीचे दिए गए प्रदेशों में से किसकी विधानसभा भंग नहीं की गई थी? तो याद रखना है दोस्तों बिहार की। राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट दोस्तों, निम्न राज्यों में से किस एक ने मुसलमानों के लिए नौकरी और शिक्षा में प्रवेश हेतु आरक्षण प्रस्तावित किया है? तो वह कौन सा है दोस्तों? तो वह है आंध्र प्रदेश। तो काफी पहले का यह सवाल है दोस्तों, इसलिए मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत में कौन एकमात्र राज्य है जहां
कॉमन सिविल कोड लागू है, तो सभी को मालूम होगा दोस्तों गोवा वो देश का पहला राज्य है दोस्तों जहां पर कॉमन सिविल कोड लागू है। राइट आंसर हो जाएगा डी। और ये आज के डिस्कशन का हमारा लास्ट भी सवाल था दोस्तों। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की डिस्कशन। यह डिस्कशन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही साथ अगर ये वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू।